आज हम कृतिका पुस्तक से पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल, पढ़ेंगे, जो हमारा पिछली कक्षा में शेष रह गया था। तो आज हम उस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस पाठ में जो माटी वाली होती है वह माटी बेचने का काम करती है और सभी के घरों में आती जाती हैं। सभी लोग उसे पहचानते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और वह उसके कनस्तर तक को भी पहचान लेते हैं। तो जो माटी वाली है उसका पति और वह दोनों होते हैं, और वह पति जो है वह बहुत बीमार और बूढ़ा होता है। तो वह यही माटी बेचकर और अपना और अपने पति का पेट भरती है। तो आज हम आगे पढ़ते हैं। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। वो कहती है कि वह बोलेगा कि साग है या नहीं, तो मैं उसको बोलूँगी कि भूख मीठी या भोजन मीठा। उसका गांव शहर की इतना पास भी नहीं है जितना कि ही तेज चलो कि फिर भी वह घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है और वह अपने घर से पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों से में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गई। अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। वह सोचती है कि आज मैं जो वो रोटियां लेके जाती है तो वह दिन भर काम करती है, और जब रात का समय होता है तो वह घर पहुंचती है और अपने बूढ़े पति के लिए रोटियां बनाती है। तो वो कहती है कि आज मेरी अच्छी आमदनी हुई है, तो मैं अपने पति को पेट भरकर रोटियां खिलाऊंगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं बचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में वह यह सब सोचती हिसाब लगाती हुई अपने घर में पहुंच गई। उसके बूढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका। वह जब घर आती थी तो उसके पैरों की आहट सुनकर वह एकदम चौंक जाता और एकदम उठ जाता, और उसे उम्मीद होती कि वह उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए उसे देगी। लेकिन जैसे ही आज वह आई तो ना ही तो वह उसके पैरों की आहट से चौंका, न उठा और न ही उसने नज़र घुमाई। तो वह एकदम घबरा गई और उसने उसे छू कर देखा, और उसे लगा कि आज वह माटी को छोड़कर जा चुका है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। यानी कि जब वहाँ बाढ़ आ जाती है तो पूरा जो शहर होता है वो डूबने की कगार पर होता है, तो सभी को वहाँ से
विस्थापित किया जाता है, यानी कि उस जगह से हटाने की सोच ली जाती है, क्योंकि सभी डूब न जाएं। तो उस जिन लोगों के अपने घर होते हैं तो उनको मुआवजा दिया जाता है, और जिनके अपने घर नहीं होते तो उनको कुछ नहीं मिलता, उन्हें भी वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। तो तहसील के लोग जो होते हैं, जो आए हुए हैं, उसी समय उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और उसी समय तहसील से आए हुए जो लोग होते हैं वह उसे अपने घर का प्रमाण पत्र लाने के लिए कहते हैं। मेरी ज़िंदगी तो मेरी ज़िंदगी तो शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोज़ी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोज़ी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। यानी कि उसका जो वहाँ एक झोपड़ा बना होता है वह भी उसके हाथों से जाने वाला है, तो वह पूछती है कि साहब मैं क्या खाऊंगी और मैं कहाँ रहूंगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है, यानी कि अफरा तफरी, यानी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो माटी वाली वहाँ बैठकर कहती है कि गरीब जो आदमी है उसका शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि वह अपने पति को अंतिम समय पर उनका अंतिम संस्कार शमशान तक भी न कर सकी। तो ये आपकी कहानी है। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर, शहरवासी केवल माटी वाली महिला को ही नहीं उसके कंटर यानी कि कनस्तर को भी भली प्रकार से पहचानते थे। हमारे विचार में इसका कारण यह रहा होगा कि उस महिला द्वारा बेची जाने वाली मिट्टी की सभी को जरूरत पड़ती होगी। सभी उससे मिट्टी मंगवाते थे, इसलिए सभी उसे पहचानते थे और उसके कंटर को भी। इसका एक अन्य कारण यह भी था कि उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। इस कारण इस काम को करने वाली वह अकेली महिला थी। प्रश्न 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? उत्तर, जब एक घर की मालकिन ने माटी वाली को भाग्यवान बताया तो उसने कहा कि उसके पास तो अच्छे या बुरे भाग्य के विषय में विचार करने का समय ही नहीं। उसके भाग्य में तो सुबह से शाम तक काम ही काम लिखा है तथा काम न करने पर भूखों मरने की नौबत आ जाती है। वह तो अपने तथा अपने बूढ़े पति के लिए रोटियों का हिसाब करने में ही लगी रहती है। प्रश्न 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जब बुढ़िया चाय को साग के समान बताती है तो मालकिन कहती है कि भूख तो स्वयं में साग होती है। भूख के समय भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, क्योंकि भूख लगने पर कोई भी भोजन मीठा नहीं ही लगता है। कोई भी भोजन है वही पकवान दिखाई देता है उस समय। इसीलिए पहले भूख मिटाने का उपाय किया जाता है, क्योंकि भूख मिटाना अधिक जरूरी है। भोजन की मिठास की बात तो बाद में आती है। प्रश्न 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन इस
कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन में उसका विरासत पूर्वजों की संपत्ति के प्रति लगाव व आदर का भाव झलकता है। मालकिन कहती है कि हमारे पूर्वजों ने तंगी के दिनों में मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करके इन चीज़ों को खरीदा होगा जिनकी हमारी नज़रों में अब कोई कीमत नहीं है। इस बात से उसका अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। वह घर के पीतल के बर्तनों को संभाल कर रखे हुए हैं, वह उन्हें व्यापारियों को नहीं बेचती। प्रश्न 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? उत्तर, माटी वाली का रोटियों का ध्यानपूर्वक हिसाब लगाना उसकी घोर दरिद्रता को प्रकट करता है। उसके सामने अपने तथा अपने बूढ़े पति के पेट भरने का प्रश्न अहम है। किसी घर से रोटी मिलने पर वह कुछ रोटी अपने बूढ़े पति के लिए बचाकर रख लेती है ताकि घर जाते ही वे रोटियां बूढ़े को खाने के लिए दी जा सके। प्रश्न 6, आज माटी वाले बूढ़े पति की कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, माटी वाली गरीब और बूढ़ी औरत है। उसका पति बूढ़ा और बीमार है, वह काम नहीं कर सकता। माटी वाली मिट्टी बेचकर जो भी कमाती है उसी से अपने पति का और अपना पेट भरती है। उसका अपने पति के प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। उसकी दयनीय दशा पर वह दुखी हो उठती है। जब उसे कहीं से रोटियां मिल गई तो उसने सोचा कि जो उसे मिट्टी बेचने से पैसे मिलेंगे वह उससे प्याज खरीदेगी और उसके पति को आज सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। वह अपने पति को रोटी के साथ प्याज तल कर देगी। इससे माटी वाली के दिल में अपने बूढ़े पति के प्रति आत्मीयता एवं गहरी संवेदना झलकती है। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भरने लगा। लोगों के घर तो बाढ़ में डूबे ही साथ ही शमशान घाट तक डूब गए। इस पर माटी वाली का कहना है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब की झोपड़ी नष्ट नहीं होनी चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि बाढ़ जैसी आपदाओं यानी कि बाढ़ जैसी समस्याओं से गरीब की झोपड़ी नष्ट नहीं होनी चाहिए। उनकी झोपड़ी तो पहले ही शमशान घाट बनी हुई है जहां रोजाना वे लोग मर मर कर जीते हैं। इनके उजड़ जाने पर भला वे कहाँ रहेंगे।